सर आवाज नहीं आ रही। जी, आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। हाँ जी, अभी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया जी, अभी मैं इंतजार ही कर रहा था। ठीक है, और ये टाइम को यूटिलाइज किया, डायग्राम बना दी है। मुझे ये है कि बच्चे आ जाएं, क्योंकि आप लोग 30-35 लोग हो, दोबारा टाइम नहीं मिलना। लेकिन अभी सिर्फ आप 16-17 लोग आए हो, तो ये कोई मुनासिब बात नहीं है कि आप क्लास में पूरी नहीं हो, क्योंकि जो टॉपिक रह जाना है फिर वो दोबारा नहीं होना। चलें स्टार्ट कर रहे हैं जी हम लोग टॉपिक मोशनल ईएमएफ का। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी किसी कंडक्टर में फ्लक्स चेंज होता है ना, तो उस फ्लक्स की चेंजिंग की वजह से उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। अब फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जब फ्लक्स चेंज होता है तो असल में आप उस कंडक्टर को मूव कर रहे होते हो। फर्ज करो ये कंडक्टर है जिसके अंदर ये चार्जेस मौजूद हैं। आपको पता है जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव किया जाता है तो उस चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स लगती है, और उस फोर्स का फार्मूला ये दैट इज क्यू वी क्रॉस बी। बड़ी डिटेल में पढ़ा था हम लोगों ने पिछले यूनिट में से। सही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैं इस रॉड को इधर खींच रहा हूं विद वेलोसिटी v, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। अभी जब मैं रॉड को मूव नहीं कर रहा, मतलब अभी वेलोसिटी नहीं है। जब वेलोसिटी नहीं है तो ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, वेलोसिटी नहीं है तो इसका मतलब है चार्ज पार्टिकल पे फोर्स भी नहीं लग रही, मैग्नेटिक फोर्स, वो रेस्ट में पड़ा हुआ है। जैसे ही आपने इस रॉड को इधर को खींचना शुरू कर दिया, अब जैसे ही रॉड को खींचोगे इसका मतलब है आप इस रॉड के अंदर मौजूद चार्ज को भी खींच रहे हो, यानी चार्ज की वेलोसिटी राइट साइड पे है। तो मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज राइट साइड पे मूव कर रहा है, तो इस पे फोर्स किधर को लगेगी? उस फोर्स का ये फार्मूला, और फोर्स मालूम करने की टेक्निक राइट हैंड रूल हमें बताता था। राइट हैंड रूल क्या बताता था कि जी वेलोसिटी की डायरेक्शन में दाएं हाथ की उंगलियां इधर को, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो उंगलियों को अंदर की तरफ घुमा दिया, अंगूठा किस तरफ को शो करेगा? ऊपर की तरफ। इसका मतलब है इस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगी वो ऊपर की तरफ लगेगी। क्या मतलब? जब चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगी तो चार्ज पार्टिकल अलोंग द कंडक्टर मूव कर रहा है, अलोंग द कंडक्टर। अगर मैं रॉड को खींचते खींचते रोक दूंगा तो ये चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगी नहीं, ये चार्ज पार्टिकल भी रेस्ट में आ जाएगा। फिर मैंने रॉड को खींचना शुरू किया, फिर फोर्स लगना शुरू हो गई। देखो ये मेरे पास कंडक्टर है ना, इस पे अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई किया हुआ मैंने, तो इसमें मौजूद चार्ज पार्टिकल की मोशन रैंडम होगी। चार्ज पार्टिकल की मोशन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तब होगी जब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊंगा, यानी इसके दोनों एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, फिर चार्ज पार्टिकल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे। अभी मैं रॉड को नहीं खींच रहा, रॉड रेस्ट में है, तो इसका मतलब है चार्ज पार्टिकल रैंडम मोशन में। जब मैंने रॉड को राइट साइड पे खींचना शुरू किया,
तब ये चार्ज पार्टिकल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चला गया। जब रॉड रेस्ट में था, चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लग रही, चार्ज पार्टिकल रैंडम मोशन में, इसका मतलब है इस रॉड के दोनों टर्मिनल्स का पोटेंशियल सेम है। जब मैंने रॉड को राइट साइड पे खींचना शुरू किया तो इसमें मौजूद चार्ज पार्टिकल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो गया। जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू होगा तो इसका मतलब है इसके दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल सेम नहीं रहेगा, पोटेंशियल एक दूसरे से डिफरेंट हो जाएगा, तब ही चार्ज पार्टिकल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा। इसका मतलब है जब तक रॉड मूव करता रहेगा तब तक कंडक्टर के दोनों टर्मिनल्स का पोटेंशियल एक दूसरे से डिफरेंट रहेगा, तब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता रहेगा। और किसी कंडक्टर के दोनों एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का पैदा हो जाना कब? जब आप उस रॉड को मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस मूव करते हो। दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज मोशनल ईएमएफ। इसका मतलब है ये पोटेंशियल डिफरेंस पैदा ही किसकी वजह से हुआ? मोशन की वजह से। उस मोशन की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस का पैदा होना क्या कहलाता है? मोशनल ईएमएफ। जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, जब रॉड मूव नहीं कर रहा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होगा, जब रॉड मूव कर रहा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसका मतलब है जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो चार्ज पार्टिकल भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे, तो चार्ज पार्टिकल पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव ही तब करेंगे जब रॉड मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा। इज इट क्लियर? तो फिर मैं क्या कह सकता हूं कि इस कंडक्टर के दोनों एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का पैदा हो जाना कब? जब आप इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हो। वो जो पोटेंशियल डिफरेंस इस कंडक्टर के दोनों एंड्स के क्रॉस पैदा होता है मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने से, दैट इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। इज इट क्लियर? जी बात की समझ आ गई? जी सर आ गई है। ठीक हो गया जी। और उस मोशनल ईएमएफ का जो फार्मूला था हमारे पास, अब जरा गौर से देखिएगा जब चार्जेस नीचे से ऊपर जाते जाएंगे यहाँ पे, यानी पॉजिटिव रॉड को राइट साइड पे खींचते जा रहे हो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होता जा रहा है। जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा तो यहाँ पे, यानी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की एक्सेस आती जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी। अब पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव इकट्ठा होता जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक फील्ड डेवलप हो जाता है। और इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है? दैट इज डी, क्योंकि एल दिया हुआ है। अब देखो रॉड को राइट साइड, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया और यानी ये इलेक्ट्रिक फोर्स आ गई इस तरफ को, और रॉड के राइट साइड पे खींचने की वजह से मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ, मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ को आएगी। इसका मतलब है जब आप रॉड को राइट साइड पे खींच रहे हो तो मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल पे ऊपर की तरफ लग रही है, जबकि यहाँ पॉजिटिव इकट्ठा होने की वजह से इस चार्ज पार्टिकल पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे की तरफ लग रही होगी। यानी क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल को ऊपर ले जाने की कोशिश करेगी और इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज पार्टिकल को नीचे धकेलने की। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब इतना चार्ज यहाँ पे इकट्ठा हो गया कि नीचे ऊपर की तरफ लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स और नीचे की तरफ लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स, दोनों फोर्सेस क्या हो गई? बराबर। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कंडीशन। यानी एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स क्यू ई नॉट और क्यू वी बी। क्यू इससे कैंसिल, तो ई नॉट इक्वल्स टू वी बी आ गया। और जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस मालूम किया इस कंडक्टर के क्रॉस, दैट इज डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस ई डी, ये पढ़ा हुआ है ना फार्मूला दोनों, और ये डी की जगह एल आ जाएगा, ई नॉट बन जाएगा। तो दैट इज ईएमएफ, इसी पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ बोलते हैं, और ई नॉट क्या है? वी बी डेल
if angle between V and B is theta, then minus VBL sin theta. That is the relation for motional EMF. अब जरा गौर से देखो, इस केस में मैग्नेटिक फील्ड कहां पे है? अंदर की तरफ ना। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, रॉड को ये मैग्नेटिक फील्ड रॉड को आपने इस तरह मूव करना है ऐसे। मुझे बताओ क्या ये रॉड मैग्नेटिक लाइंस को क्रॉस कर रहा होगा क्या नहीं कर रहा होगा? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, रॉड इस तरफ को लेके जाना है, तो मैग्नेटिक लाइंस को क्रॉस करेगा। तो कल भी बताया था कि अगर मैग्नेटिक लाइंस को क्रॉस कर रहा होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। हाँ, अगर इसी रॉड को मैं बाहर की तरफ खींचूं या अंदर की तरफ ले जाऊं तो क्या मैग्नेटिक लाइंस को क्रॉस कर रहा होगा? नो सर। फिर ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं होगी। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? नेगेटिव साइन इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि भाई ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है ना, जो इस ईएमएफ को इंड्यूस करने का बाइस बन रहा है ना, ये उसे अपोज कर रही होगी। अब ईएमएफ इंड्यूस करने का बाइस कौन सी चीज बन रही है? रॉड की मोशन। इसका मतलब ये पैदा होने वाली ईएमएफ इस रॉड की मोशन को क्या कर रही होगी? रोकने की कोशिश कर रही होगी, अपोज कर रही होगी। क्लियर हो गया? अब होता क्या है, यहां पे जब पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा तो ये चार्जेस इस तरफ को आएंगे, यहाँ पे आएंगे। जब ये चार्ज इस तरफ को आएगा तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर होता क्या है कि जितने चार्ज जिस लम्हे चार्ज यहाँ से निकल के सर्किट में आ रहा होता है, उसी लम्हे उतना ही चार्ज यहाँ से निकल के यहाँ पे जा रहा होता है। तो इक्विलिब्रियम हर पॉइंट पे मेंटेन रहता है और हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस हो रही होती है। इज इट क्लियर? समझ आ गई बात की? दैट इज द मोशनल ईएमएफ। इससे आगे अगर हम लोग चलें तो हमारे पास है फैराडेज लॉ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिसकी डायग्राम भी मॉडिफाई करूंगा फैराडे लॉ के लिए। जी जी सर, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है, ये स्टेशनरी चार्जेस की वजह से हुआ है कि मोशन ऑफ द चार्जेस की वजह से हुआ? याद रखिएगा, जब चार्ज नीचे से ऊपर जा रहा होगा तो यहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेट होता जाएगा। जब नेट चार्ज यहाँ पे कुछ ना कुछ आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में आ गया, यहाँ पे नेगेटिव, तो फिर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फील्ड डेवलप होता है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी चार्ज मूव कर रहा होता है तो हम उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस नहीं करते, तब उसका हमेशा मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस किया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तब भी होगा जब चार्ज रेस्ट में आ चुका होगा। सर, वो चार्जेस तो निकल के मूव कर रहे हैं ना कंडक्टर में, तो वो स्टेशनरी तो नहीं रह रहे ना? देखो, जितने इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या बताती है, जितने चार्ज यहाँ से निकलेंगे ना, जिस लम्हे जितने चार्ज यहाँ से निकलेंगे उसी लम्हे उतने ही चार्ज यहाँ से मूव करके यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक्यूमुलेट, यानी यहाँ पे जो चार्ज इकट्ठा होगा उसकी स्ट्रेंथ पे फर्क नहीं पड़ेगा, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड मुसलसल रहेगा, तभी ये फार्मूला मुसलसल एग्जिस्ट करेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सर नीचे देखिए, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव चार्जेस को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर ये शो कर रहा है कि पॉजिटिव चार्जेस की डेफिशिएंसी हो गई है यहाँ? देखो, नेगेटिव चार्ज आता ही कैसे है? ओवरऑल न्यूट्रल है ना, यहां से पॉजिटिव निकल जाएगा। एक मैं कहता हूं जी, एक चार्ज था, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, दोनों मिलकर न्यूट्रल हो गए। मैं कहता हूं यहां से पॉजिटिव निकल गया, बाकी क्या बच जाएगा? नेगेटिव ही बचा देगा। जहां पे पॉजिटिव की डेफिशिएंसी होगी वहां पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। जहां पे पॉजिटिव की एक्सेस होगी वहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। सर, वैसे असल में तो नेगेटिव निकल के जाता है ना? कहाँ? ये तो कन्वेंशनल है ना सर। असल में नेगेटिव ही निकलता है, इलेक्ट्रॉन ही निकलते हैं। और मैंने यहाँ पे चार्ज कौन सा बनाया हुआ है? पॉजिटिव। पॉजिटिव को डिस्कस कर रहा हूँ ना, मैं पॉजिटिव को ही लेके चलूंगा।
याद रखिएगा, जितने मैंने आप लोगों को अगर याद हो ना पहला यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तो उसमें भी बताया हुआ है, क्लास में भी, रेगुलर क्लास में भी डिस्कशन हुई है कि भाई नेगेटिव कुछ है ही नहीं। नेगेटिव सिर्फ वो है जिसकी प्रॉपर्टीज पॉजिटिव की ऑपोजिट है। हमारे पास जितने भी रूल्स हैं वो सारे पॉजिटिव के लिए हैं, और जब आप नेगेटिव के लिए इंप्लीमेंट करोगे तो कह दोगे कि जो बिहेवियर पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए बिहेवियर उसके ऑपोजिट होगा। समझ आ गई बात की? जी सर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी पे मॉडिफाई कर रहा हूं मैं किसको, फैराडेज लॉ को। जी फर्ज किया आप इस वेलोसिटी v से इस रॉड को यहां से मूव करके यहां पे ले गए किसी फाइनल पोजीशन पे। अब जाहिर बात है जब आप इसे यहां से मूव करके यहां पे लेके गए, ये पोजीशन थी इनिशियल x1, ये पोजीशन है फाइनल x2, ये पोजीशन में चेंज आया डेल्टा x। अब जब मूव करके यहां से यहां पे लेके गए तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुई, दैट इज माइनस वीबीएल साइन थीटा एज थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि देखो रॉड इस तरह पड़ा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह है, तो एंगल कितना बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, रॉड ऐसे है, तो एंगल 90 बन गया। तो E इक्वल्स टू माइनस वीबीएल साइन 91 होगा। अब जब यहां से यहां पे गया कुछ ना कुछ टाइम भी लगा होगा, एज क्या पता है हमें, v इक्वल टू डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। तो क्या चीज आ जाएगी, E इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी बी एल माइनस पी डेल्टा एक्स इंटू एल, और एल क्या था, दैट इज लेंथ ऑफ रॉड, लेंथ इंटू विड्थ दैट इज चेंज इन एरिया माइनस बी डेल्टा ए, that is minus delta phi over delta t for n turns minus n delta phi over delta t minus n delta phi over delta t। यानी फिर मैं कह सकता हूं कि फैराडे लॉ बताते हैं माइनस n delta phi over delta t, यानी EMF induced in the conducting coil of n turns is proportional to negative of rate at which magnetic flux is changing with time। जितना मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज यूनिट टाइम में ज्यादा आ रहा होगा उतनी ही पैदा होने वाली ईएमएफ ज्यादा होगी, और जितना यूनिट टाइम में ईएमएफ में चेंज कम आ रहा होगा उतनी क्या होगी, मैग्नेटिक, जितना मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज यूनिट टाइम में कम आ रहा होगा उतनी पैदा होने वाली ईएमएफ भी कम होगी। जरा गौर कीजिएगा, आप लोगों ने देखा होगा कि घरों में जो जनरेटर होते हैं एक खास स्पीड पे चल रहे होते हैं, और जब खास स्पीड पे चल रहे होते हैं तो इसका मतलब है उनमें यूनिट टाइम में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज सेम होता है। जैसे ही उसका फ्यूल कम होना शुरू हो गया या कुछ और प्रॉब्लम आया, वो आहिस्ता आहिस्ता रुकना शुरू हो गए, जर्क आना शुरू हो गया उसमें। इसका मतलब क्या होता है, यूनिट टाइम में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज सेम नहीं रहता। जब यूनिट टाइम में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज सेम नहीं रहेगा तो उस केस में क्या होगा, ईएमएफ जो है वो कम पैदा हो रही थी। अब देखो ना ये रॉड है, मैं कहता हूँ जी मैं इस रॉड को 2 सेकंड में खींच के यहां से यहां पे लेके गया और 4 सेकंड में इसे खींच के वापस लाया।
यानी यहां से यहां जाने में मुझे 2 सेकंड लगे और यहां से वापस यहां आने में मुझे 4 सेकंड लगे। मुझे बताओ किस इंटरवल में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ज्यादा, किस केस में ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगी? 2 सेकंड। 2 सेकंड वाले में। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है वो 2 सेकंड में आ रहा है, टाइम कम है, ईएमएफ ज्यादा होगी। और यहां से यहां आने में क्या होगा, टाइम ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा, ईएमएफ भी कम पैदा हो रही होगी। अब ये नेगेटिव साइन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पे नेगेटिव साइन इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि भाई जो चीज ईएमएफ को इंड्यूस करने का बायस बन रही है, ये ईएमएफ उसे अपोज करती है। इंड्यूस्ड ईएमएफ opposes the induced EMF opposes the cause of its production। जो इसको प्रोड्यूस करने की वजह बन रही है, उसकी जो चीज इसे पैदा कर रही है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ उसे अपोज करेगी। अपोज का मतलब क्या होता है? रिवर्स हो जाना। मतलब क्या? अगर कोई चीज कम हो रही हो तो उसे बढ़ा देना, और अगर कोई चीज बढ़ रही हो तो उसे कम कर देना, दैट इज अपोज। अब होगा क्या, यहाँ पे ईएमएफ जो इंड्यूस हो रही है वो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज की वजह से पैदा हो रही है। अगर क्या होगा, इफ magnetic flux is increasing, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा हो, बढ़ रहा हो, then EMF decreases it। if magnetic flux is decreasing, अगर सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा हो, then EMF increases it। अपोज करना है ना, यानी दूसरे अल्फाज में हम क्या कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स EMF tries to maintain the magnetic flux in the circuit। यानी अगर ईएमएफ बढ़ रही हो, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा हो, तो ये उसे क्या कर रहा होता है, कम करने की कोशिश कर रहा होता है, ईएमएफ उसे कम करने की कोशिश कर रही होगी। और अगर ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है मैग्नेटिक फ्लक्स में कमी की वजह से, यानी अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा हो तो फिर ईएमएफ उसे बढ़ाने की कोशिश कर रही होती है। यानी अगर ईएमएफ, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो पैदा होने वाली ईएमएफ उसे कम करने की कोशिश करेगी, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है तो पैदा होने वाली ईएमएफ उसे बढ़ाने की कोशिश कर रही होगी, इंक्रीज करने की कोशिश कर रही होगी। बहुत अहम पॉइंट है जी ये वाले, सर ऐसा क्यों? याद रखिएगा कि जो ईएमएफ है वो हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करती है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल।
ठीक है जी। जी क्या क्वेश्चन था आपका, क्या पूछ रहे थे? सर जी क्यों अपोज करना होता है? कौन बोला है ये? किसने क्वेश्चन किया है? सर जी ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन फ्लक्स के, तो वो उसको तो फिर वो उसको अपोज क्यों करेगा? देखो, कुछ मामलात हैं कुदरत के, कभी भी ऐसा नहीं होता, कभी ऐसा किया होना तो ये चाहिए ना कि जी आप जनरेटर को ऑन कर दो और ऑन करने के बाद उसे ऑफ कर दो और वो मुसलसल खुद ब खुद चलता रहे। यानी आप बहुत थोड़ी सी एनर्जी दो और आप बहुत ज्यादा एनर्जी ले लो। मैंने क्लास में भी बताया हुआ है, फिर दोबारा सुन लो, कि जहां पे भी कंजर्वेशन लॉज वायलेट हो रहे होंगे ना, अब वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो सकता है, कंजर्वेशन ऑफ मैस हो सकता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो सकता है, जहां पे भी कंजर्वेशन लॉज वायलेट हो रही होंगे, आप बगैर किसी तमहीद के कह दिया करती हो कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। अगर ये अपोज ना करे तो ये कंजर्वेशन, इसका मतलब है आपने जनरेटर ऑन कर दिया, फ्यूल खत्म भी हो जाए तो वो कभी रुकेगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये अपोज कैसे करता है अभी डिस्कस करेंगे उसे हम लोग, इसका मकसद क्या है, ये क्यों ऐसा कर रहा होता है। अगर ये अपोज ना कर रहा हो तो कंजर्वेशन लॉज वायलेट हो जाएंगे। अगर कंजर्वेशन लॉज वायलेट हो जाए तो इसका मतलब है वो चीज तो मुमकिन ही नहीं होती ना, हमारी नेचर में मुमकिन नहीं, हाँ किसी और यूनिवर्स में मुमकिन है कि ऐसा हो। फिर इसको बड़े, अब देखो ना, अब होना तो ये चाहिए, आपने इस रॉड को खींचा, खींचने के बाद छोड़ दो, होना तो ये चाहिए ये मुसलसल चलता रहे, लेकिन क्या ये चलता रहता है? नहीं, थोड़ी देर के बाद रुक जाएगा। इसका मतलब है कुछ ना कुछ ऑपोजिशन थी जिसने रोक दिया। इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल, आप एक बॉल लो, उसे जमीन पे रोल कर दो। न्यूटन ने कहा था कि अगर किसी तरीके से जमीन की फ्रिक्शन खत्म कर दी जाए तो बॉल कभी रुकेगा ही नहीं, लेकिन क्या आप खत्म कर सकते हो? नहीं। इसका मतलब है ऑपोजिशन होगी, उसकी मोशन को अपोज करेगा करेगा। ठीक है। सर आपने लिखा है ना फॉर एंड टर्न्स, तो ये एंड टर्न्स किसके हैं? अगर ये एक लूप, ये एक लूप बन गया था ना ये वाला, अगर सारा देखो एक लूप बन गया ये वाला, जी सर। अगर ये एक से ज्यादा लूप हो तो फिर ये रिलेशन हो जाएगा नेट फ्लक्स। सर ये ऑपोजिशन जो है ये हाँ हाँ, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नहीं थी होती, यानी कौन कि सी? इंटरेक्शन की वजह से, यानी जो अपोज मतलब वो उसको अपोज करते हैं अपने इफेक्ट को, तो हम मैंने ये अपोज, जी जी, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, फिर वो अब वाले मैंने, दोनों इंटरेक्ट करेंगे, इस वजह से नहीं जी था होगा। बिल्कुल होगा ऐसे ही, लेकिन अभी मैंने मैग्नेटिक, मैंने अभी करंट को डिस्कस ही नहीं किया कि करंट की डायरेक्शन क्या आएगी। अभी तो मैं सिर्फ ईएमएफ को इंड्यूस करने का देख रहा हूं ना, कि ईएमएफ में ये नेगेटिव साइन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें ईएमएफ पैदा करने का बायस कौन सी चीज बन रही है? मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स में चाहिए दो तरीकों से आता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ सकता है या मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो सकता है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा होगा तो ये पैदा होने वाली ईएमएफ उसे कम करने की कोशिश कर रही होगी, मतलब क्या, रोकने की कोशिश कम करेगी। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा होगा तो फिर ये इसे कोशिश कर रही होगी क्या, कि वो ऑपोजिशन। सर वीडियो रुक गई है। सर वीडियो स्टॉप हुई है। जी बोलिएगा, क्लियर है?
जी सर। चलें ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं थोड़ी सी लेंस लॉ पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, साफ कर रहा हूं, फिर लेंस लॉ के मुताबिक चंद एक डायग्राम्स को भी डील करेंगे हम लोग। लेंसेज लॉ, ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा -n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। हम लोगों ने पढ़ा कि अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा हो तो गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन एक साइड पे होती है, और अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा हो तो गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन उससे ऑपोजिट हो जाती है। कल डिस्कस किया था ना, अगर मैं कॉइल को इस तरफ को लेके जाता था तो कहता था गैल्वानोमीटर एक साइड पे डिफ्लेक्शन शो करती है। जी क्या हुआ है? चले ठीक है, फिर आज के लिए लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं, जुमे का टाइम भी होने वाला है, फिर इसे कल लेके चलेंगे आगे लेंस लॉ क्लैरिटी। ठीक है, और इस सर एमसीक्यूज बता दीजिएगा वो। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा था किसी ने मेरे से, और वो क्वेश्चन ये था कि आपको डेल्टा एक्स दिया हुआ था कितना, याद है कितना था? सर मैं देख के बता। बताइएगा मुझे। सर मैंने भी आपसे क्वेश्चन पूछा था, आपने देखा वो? मुझे आज सुबह 2 क्वेश्चन आए हैं। एक तो सर क्वेश्चन वो था डेल्टा जिसमें कि डेल्टा एक्स कितना है? 13.8 प्लस माइनस 0.2। अच्छा, और डेल्टा टी कितना है? 4 इंटू प्लस माइनस 0.3। 0.3। अच्छा, अब देखो इसकी टेक्निक ये, आपने वेलोसिटी मालूम करनी है। तो वेलोसिटी क्या होती है ना, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। समझ आ गई बात की? आप सिंपली से डिवाइड करोगे 13.8 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ से आप आ जाएगा। अब आपने अनसर्टेनिटी निकालनी है। अब दोनों डिवाइड हो रही हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा डिवीजन के केस में परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स की क्या आ जाएगी? फार्मूला होता है मेजर्ड वैल्यू लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। इसके डेल्टा एक्स की आएगी, इसी तरह डेल्टा टी की आ जाएगी 0.3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100%। इन दोनों को सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो जमा कर दोगे, वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन सुबह ये भी आया था, लिखा हुआ था v इक्वल्स टू g पावर a h पावर b, इस तरह करके था कि फ्री फॉलिंग बॉडी की। तो आपने बताना था a और b की वैल्यूज क्या होती हैं। तो याद रखिएगा, फ्री फॉलिंग बॉडी की वेलोसिटी मालूम करने का ये फार्मूला होता है 2gh। √2 आ गया, g पावर 1/2 h पावर 1/2। इसका मतलब है a भी 1/2 आ जाएगा, b भी 1/2 आ जाएगा। जी सर ठीक है, शुक्रिया। सर एक एमसीक्यूज है यूएचएस में फर्स्ट चैप्टर से ही है। सर वो लिखा हुआ है द डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजर्ड बाय कंपेयरिंग देम टू ईच हाँ, अदर each आएगा या other, स्टैंडर्ड each other। साइज आएगा? एक मुझे आप वो भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं देख के बता दूंगा आपको, वॉइस मैसेज कर दूंगा। जी सर ठीक है, शुक्रिया सर। हाँ मुझे कर दे।
ठीक है जी, वाइंड अप कर रहे हैं क्लास को, बाकी फिर कल देखेंगे इंशाल्लाह।